मॉर्निंग। भारत फायर एंड सेफ्टी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं दातार सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज अपन जो स्टार्ट करेंगे वो क्या होता है, अपना बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है, जैसे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, भवनों का वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण, भवनों का जो अपनी बिल्डिंग होती है उनका किस प्रकार से अपन वर्गीकरण करते हैं फायर सर्विस में, और ये किसके आधार पे होता है, एनबीसी के आधार पे। एनबीसी का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल बिल्डिंग कोड। आपके फुल फॉर्म से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए सब फुल फॉर्म का ध्यान रखना है। नेशनल बिल्डिंग कोड, ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कोड। और जो अपन वर्गीकरण पढ़ते किसके आधार पे, एनबीसी के भाग 4 के आधार पे अपन अपने भवनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो चलो अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो भवनों का वर्गीकरण, आपके सिर्फ वर्गीकरण दिया हुआ है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन निर्माण वगैरह नहीं दिया हुआ है। फिर भी अपन एक बार ध्यान रख लेंगे कि भवन बनाने के टाइम क्या क्या होना चाहिए फ्लेम में। देखो इस प्रकार के भवनों में क्या रखा जाता है, पहला अपन स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए। इसमें कौन सा आता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जिसमें अपन भवनों में खाने पीने की व्यवस्था होती है। इसको आपको क्रम से भी याद रखना है, ठीक है। और इसको कितने उपवर्गों में बांटा जाता है, 6 उपवर्गों में, A1 से लेके A6 तक 6 उपवर्गों में अपन इसको डिवाइड करते हैं। ये भी ध्यान रखना, जैसे फर्स्ट हो गया तो उसमें लिविंग है, रूमिंग हाउस है, उसके बाद 1 of 2 फैमिली प्राइवेट जो ड्राइविंग होते हैं वो है, डोरमेटरीज होता है, अपार्टमेंट हाउसेज होते हैं जो फ्लैट वगैरह, होटल है, होटल बड़े वाले, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टार्ड वाले होटल होते हैं उनमें रखा जाता है। फिर सेकंड जो अपना कौन सा आता है, एजुकेशनल बिल्डिंग, ठीक है। इसमें एजुकेशनल में कौन सी आती है, स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, मनोरंजन से संबंधित जो भी भवन होते हैं वो किस में आते हैं, एजुकेशनल बिल्डिंग में आते हैं, ग्रुप बी में आते हैं। इसमें देखो इसको भी अपन 2 भागों में, B1 और B2 में सब डिवाइजेशन किया जाता है। तो B1 जो आता है इसमें जो अपनी सीनियर सेकेंडरी तक यानी 12th तक की स्कूल आती है वो आती है, और B2 में ऑल अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए, कॉलेजेस वगैरह सब हो गए। ग्रुप सी के अंदर कौन सा आता है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में कौन सी आती है, चिकित्सा सुविधा से संबंधित बीमारियों का इलाज, सफल इलाज से संबंधित किसमें आती है, अपने ग्रुप सी में आती है, ठीक है। और इसको भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में, C1, C2 और C3, सब डिवाइडेशन बोलते हैं इनको, उपवर्ग, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल एंड सेक्रेटेरिया हो गया, फिर कंडीशन इंस्टीट्यूशनल हो गए, फिर पैनल है या मेंटल इंस्टीट्यूशनल है, ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ग्रुप डी के अंदर कौन से आते हैं, असेंबली। असेंबली आप जानते हो, असेंबली बिल्डिंग में आदमी जिनमें ज्यादातर इकट्ठे होते हैं, जिसमें आप देखो धार्मिक स्थल हो गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, मनोरंजन क्षेत्र है, यात्रियों के ठहरने की सुविधा होती है, ये सब किस में आते हैं, ग्रुप डी के अंदर, असेंबली में, ठीक है। और इसको कितने सब वर्गों में बांटा गया है, इसको अपन बांटते हैं 7 सब वर्गों में, D1 से लेके D7 तक, और सब उपवर्गों के अंदर अपन देखते हैं। देखो जैसे आपको पूछ ले D1 में कौन सा आता है, तो बिल्डिंग हैव ए फिक्स सीट फॉर ओवर 1000%, ठीक है, यानी अंडर 1000% के। B2 में, D2 में कौन सा आएगा, बिल्डिंग हैव फिक्स अप टू 1000%, 1000% से ऊपर। इसमें क्या है, बिल्डिंग विदाउट ए परमानेंट स्टेजेस हैविंग मीटिंग फॉर 300% इसमें आता है। फिर बिल्डिंग विदाउट ए परमानेंट स्टेज हैविंग अकॉर्डिंग टू लेस देन, ठीक है, कितने 300 से वो डी में। D5 में कौन से आएंगे, आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे आपके, किस प्रकार से कौन सा स्ट्रक्चर आता है, किस में कौन सा आता है, ठीक है। फिर आगे देखो अपना जो 6 है, हैविंग मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी, ठीक है, फैकल्टीज, प्राइवेट जो फैकल्टीज करवाती है वो सब इसके अंदर आते हैं। ऑल अदर स्टेज अंडर द असेंबलीज ऑफ पीपल, और अन्य जितने भी बच गए वो किसमें आएंगे, 7 में। फिर देखो ग्रुप ए, इसमें आती है बिजनेस बिल्डिंग। इस तरह की बिल्डिंगों में थोक व खुदरा व्यापारी संबंधित लेखा जोखा रिकॉर्ड, लाइब्रेरी संबंधित काम आते हैं, ठीक है। और इसको भी कितने सब डिवीजन में किया गया है, आप देख सकते हो। इसको भी अपन ने E1 से लेके E5 तक सब डिवाइजेशन किया है। तो इसमें देखो E1 में क्या है, क्या ऑफिसर है, बैंक है, पर्सनल इमरजेंसी लाइक ऑफिसर ऑफ एजेंसी हो गया, इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, पुलिस स्टेशन हो गया, यानी ये सब क्या है, ऑफिसेज है। छोटी छोटी जितनी ऑफिस है वो E1 में आती है। E2 में कौन सी आएगी, रिसर्च वाली जितने भी चीजें हैं, लेबोरेटरीज है जिनमें अपन जांच वगैरह करते हैं, वो सब E2 में आएगी। E3 में आएंगी, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन का हो गया, ठीक है। E4 में क्या होगा, टेलीफोन एक्सचेंज आता है, और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन एंड टीवी स्टेशन इसमें आएगा E5 में। फिर आता है ग्रुप एम, मर्सरटाइल वाली, ठीक है, छोटी छोटी दुकानें, स्टोरेज, शॉपिंग सेंटर। इसको भी अपन ने कितने भागों में डिवाइड किया गया है,
3 भागों में। ये सब डिवाइजेशन आपसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखने ना, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। शॉप है, स्टोरेज है, डिपार्टमेंट स्टोर है, मार्केट अप टू 500 मीटर, तो ये आएगा F1। F2 के अंदर आएगा ये मार्केट एरिया लेस देन कितना 500 मीटर। फिर F3 के अंदर क्या आएगा, अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर, जो अपने नीचे तल घर के अंदर जितने भी शॉपिंग सेंटर है वो F3 में। फिर ग्रुप जी में कौन सी है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, जितने भी प्रकार की इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है जहाँ पे किसी न किसी प्रकार का क्या है मटेरियल का निर्माण किया जाता है, वो ग्रुप जी में आती है। इसको भी अपन ने कितने में, खतरों के आधार पे 3 डिवाइडेशन भाग किया है। कितनों में, खतरों के आधार पे G1, G2 और G3 सब डिवाइडेशन किया गया है। यानी यदि कहीं पे बिल्डिंग के स्पॉट लो हैजार्ड, कम खतरे हैं, तो वो किस में आएगी, इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री प्रकार की में, ग्रुप G1 में आएगी। G2 में बिल्डिंग देन मॉडरेट हैजार्ड, मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम, बीच में, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, और ये हाई हैजार्ड है, ठीक है। फिर देखो ग्रुप H, स्टोरेज बिल्डिंग, H में कौन सी आएगी, स्टोरेज बिल्डिंग, जिसमें कौन से आते हैं, गोदाम है, कोल्ड है, स्टोरेज है, वेयर हाउस है, ये सब इसमें आएंगे, ठीक है। ग्रुप J के अंदर क्या आएंगे, खतरनाक सामान के स्टोरेज। फिर आता है ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है, इसमें कौन से आते हैं, भड़कने वाले, ये महकने वाले नहीं है, ये है भड़कने वाले। कौन से, भड़कने वाले, भड़कने के जो सामान होते हैं ना, आतिशबाजी का जो सामान होता है, भड़कने वाले, जिसे वो लिख सकते हैं अपन विस्फोट वाले, ठीक है। फिर देखो बच निकलने के सामान, ठीक है, मीन ऑफ एस्केप, क्या होगा इसका इंग्लिश में, मीन ऑफ एस्केप, मीन ऑफ एस्केप, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीन ऑफ एस्केप, ठीक है, ध्यान रखना। देखो आपातकालीन स्थिति के दौरान अपनी जगह को छोड़कर किसी भी सुरक्षित स्थान पे पहुंचना के लिए जो काम किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, मेन ऑफ एस्केप या बच निकलने का सामान। जैसे आप किसी भवन में खड़े हो, वहां पे यदि कोई अचानक आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो अपन वहां से छोड़कर किधर निकल जाते हैं, वहां से जो अपन छोड़ के किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। जो अपन ने उसके लिए काम किया वही मीन ऑफ एस्केप या बच निकलने का सामान कहलाता है। उदाहरण देखो, बिना किसी सहायता के सुरक्षित स्थान पे, यानी किसी भी प्रकार का अपन जो सहायता नहीं चाहिए उसके लिए अपन ने परिवर्तन किया है, वो चीज के लिए अपन क्या करते हैं। अब देखो बचाव कार्य में निम्न बिंदुओं पर अमल किया जाता है। कोई भी बचाव कार्य, उसमें पहला ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या होता है, कब्जा, क्या होता है, कब्जा। दूसरा ध्यान क्या रखना है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बनावट है, किसी भी भवन की जो बनावट है वो किस प्रकार की होती है, ट्रेवल डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल का मतलब क्या होता है, यात्रा की दूरी, या अपन ने कितनी दूरी तय की। एग्जिट का मतलब क्या होता है, निकास। और टोटल टाइम ऑफ एक्यूपेशन, यानी टोटल टाइम यानी पूरा समय, कितना समय लिया अपन ने निकलने के लिए, वो ध्यान रखना। अब देखो एक एक को पढ़ते हैं। पहले देखो कब्जा, बिल्डिंग में कितने व्यक्ति रहते हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनके कितने आदमी हैं, औरत है, बूढ़े हैं, बीमार आदि का ब्यौरा लेना चाहिए। अपन किसी भी भवन में क्या है, बचाव कार्य करना है या अपने को निकलना है बच के, तो वहाँ का पूरा ब्यौरा अपने को पता होना चाहिए। कितने व्यक्ति रहते हैं वहाँ पे, किस प्रकार का भवन है, उसमें कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने बीमार हैं, ठीक है, जिससे अपन बचाव कार्य कर सकते हैं। फिर बनावट है, बिल्डिंग की बनावट कैसी है, किस प्रकार का मटेरियल लगा है, उसमें आग वाला मटेरियल तो नहीं लगा, ज्यादा जलने वाला या कम जलने वाला, ठीक है। बिल्डिंग का फैलाव किस तरह होगा और उस बिल्डिंग से किस तरह का नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान रखना है। फिर ट्रेवल डिस्टेंस, बिल्डिंग में आग होने की घटना से आग के स्थल से बाहर निकलने तक की दूरी क्या कहलाती है, ट्रेवल डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। जहां आग लगी। निकास, बिल्डिंग के बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी दरवाजे कितने हैं, इसके अलावा अन्य दरवाजे कितने हैं, ये सब किस में आएगा, निकास के अंदर आएगा। फिर टोटल टाइम ऑफ एक्यूपेशन, ठीक है, घटना घटने के समय से, ये घटना है, ठीक है, घटने के समय से, घटना घटने के समय से बचाव व अग्नि कार्यों में कितना समय लगा, वही क्या कहलाता है, टोटल टाइम ऑफ एक्यूपेशन, ठीक है। फायर सर्विस, मौके पर पहुंची हुई फायर सर्विस को फायर पॉइंट तक पहुंचने या काबू करने में कितना समय है, वो भी क्या कहलाता है, टोटल टाइम ऑफ एक्यूपेशन कहलाता है। अब देखो फायर एस्केप, यानी बच निकलने, आग से बचने के जो रास्ते होते हैं या फायर एस्केप होते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, वो स्टार्ट करते हैं। देखो फायर एस्केप का रास्ता बिना रुकावट खुला होना चाहिए, यानी अपना जो रास्ता है उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावटें नहीं होनी चाहिए। फिर देखो फायर एस्केप ना जलने वाले सामान का बना होना चाहिए, जो फायर एस्केप है वो जलने वाले जैसे लोहे, लकड़ी आदि का नहीं बना होना चाहिए।
फिर जीना जो होती है सीढ़ियों की, जीना किनको बोलते हैं, सीढ़ियों को, ठीक है, ध्यान रखना। जो सीढ़ियां होती है वो कितने 45 डिग्री कोण से ज्यादा झुकाव नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सभी भवनों में कम से कम 2 सीढ़ियां होनी चाहिए, 2 जिने होनी चाहिए। लाइट का प्रबंध होना चाहिए, यानी प्रकाश व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, जो भी अपना भवन है उसकी जो स्केप रूट है या निकलने के जो रास्ते हैं उन पर प्रकाश व्यवस्था क्या होनी चाहिए, अच्छी प्रकार से होना चाहिए, यानी अंधेरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बिल्डिंगों की स्टेयर केयर की चौड़ाई, जितनी बिल्डिंग होती है उसमें स्टेयर केयर बोले तो उनमें जो लगी रहती है जो अपनी सीढ़ियां, उनके बीच कितनी, रिहायशी बिल्डिंग 2 मंजिल तक, यानी रहने वाली बिल्डिंग 2 मंजिल तक, उसमें 1 मीटर होनी चाहिए। रिहायशी होटल, रहने वाली होटलें, उनमें कितनी होनी चाहिए चौड़ाई, 1.5 मीटर। सभा भवन है, थिएटर है, सिनेमा, उनमें भी 1.5 मीटर होनी चाहिए। शिक्षा संबंधित बिल्डिंग जो 24 मीटर तक की ऊंची हो तो 1.5 मीटर, यानी 24 मीटर तक, ठीक है, एक दो, और एक 24 मीटर से ज्यादा, ये ध्यान रखना, इसमें ज्यादा, ठीक है। तो उसमें कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर। हॉस्पिटल 10 बेड तक का, हॉस्पिटल में क्या लगे रहते हैं, बेड लगे रहते हैं, तो 10 बेड तक क्या कोई हॉस्पिटल था उसमें जो सीढ़ियों की चौड़ाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। और 10 बेड से ऊपर है, जैसे मान लो 11 बेड आ गए तो वहां पे चौड़ाई कितनी होगी, 2 मीटर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो अपन पढ़ते हैं दीवारें, दीवारें सुनिए ना। अब देखो दीवारों के भी प्रकार होते हैं, सुना है अपन ने, दीवारों के कान होते हैं, लेकिन कान के अलावा उनके प्रकार भी होते हैं। देखो कौन कौन से प्रकार होते हैं, भार वहन करने वाली दीवारें, पहली प्रकार कौन सा होगा, भार जो वजन सहन करती है, खुद के भार के साथ रात जो अपनी छत होती है उसके भी क्या करती है, वो वहन सहन करती है। भार न वहन करने वाली दीवारें हैं, जो वहन करने वाली दीवारें नहीं हैं तो वो क्या करती है, उनको क्या बोलते हैं, नॉन लोड बियरिंग दीवारें बोलते हैं। और ये क्या करती है, भवन से विभाजित करती है, क्या करती है, भवन को 2 भागों में विभाजित करती है। ये देखो यहाँ पे है दीवारों के कार्य, क्या है, दीवारों के कार्य है, ये जो है ना 3, ये क्या है, दीवारों के कार्य है, यहाँ पे लिख लेना आप, दीवारों के कार्य है। पहला क्या कार्य होता है, भारी मौसम से बचाव, यहाँ पे लिख लेना आप, मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, ये दीवारों के क्या है, कार्य है। पहला कार्य क्या होता है, भारी मौसम से बचाव। जो अपनी दीवारें होती है वो क्या करती है, भारी मौसम से बचाव। छत का वजन सहन करती है दीवारें। भवन को अलग अलग कमरों में विभाजित करती है कौन, दीवारें। अपने बीच में दीवार नहीं होगी तो भवन कैसा होगा, एक ही प्रकार का होगा। लेकिन यदि उनके बीच में दीवार बनी हुई है तो अपने कोई भी हॉल है उसमें बीच में अपन दीवार बना दें तो वो कितने भागों में बट जाता है, 2 भागों में। अब देखो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज होती है अपने भवन निर्माण के टाइम, कैसे कैसे। कॉलम क्या होता है, सीधे खड़े खंभों को कॉलम कहते हैं, ठीक है, सीधे खड़े जो खंभे होते हैं उनको क्या कहते हैं, कॉलम। इनका कार्य भार वजन सहन करने वाली दीवारों के समान ही वह कम स्थान घेरते हैं, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। फिर देखो बीम, बीम क्या होती है, कॉलम क्षैतिज होता है, ठीक है, इसका काम भी छत का वजन संभालना होता है, वह वजन दीवारों से कॉलम में बढ़ जाना है। ये बीम क्षैतिज है, ये कॉलम नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, बीम लगती है क्षैतिज अवस्था में, कॉलम लगते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। ये यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये क्षैतिज अवस्था में क्या लगती है, बीम, कॉलम नहीं लगते हैं, ठीक है। इसका भी काम क्या होता है, वजन सहन करना ही होता है। इसके अलावा देखो सीढ़ियां, छत पर ऊपर वह ऊपरी मंजिल तक सीढ़ियां बनी होती है, ठीक है। जो सीढ़ियां होती है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, देखो लकड़ी की बनी सीढ़ियां आग पकड़ने में जल जाती है, आग लगने पर लोहे की सीढ़ियां भी गर्म हो जाती है ना, ठीक है। लेकिन कंक्रीट, ये क्या है, कंक्रीट है, क्या है, कंक्रीट, कंक्रीट सी बनी अच्छी मानी जाती है। इसमें अग्निशमन कार्य आसानी से किया जा सकता है, किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये था अपना भवन निर्माण। भवन निर्माण को अब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि भवन निर्माण को एनबीसी के आधार पे 9 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 9 विभागों में विभाजित किया गया है। और इन 9 भागों को भी उपवर्गों में विभाजित किया गया है। किसमें विभाजित किया गया है, उपवर्गों में। जैसे अपना पहला, और क्रम से भी याद रखना, जैसे ए मान लो अपना एजुकेशनल हो गया, सॉरी ए जो अपना है रेजिडेंशियल हो गया, बी कौन सा होता है, एजुकेशनल हो गया। तो इस प्रकार से अपने क्रम से भी याद रखना, 9 भागों में विभाजित किया गया। उपवर्गों में किसी का भी पूछ सकता है। और एनबीसी का पूरा नाम ध्यान रखना, नेशनल बिल्डिंग कोड। ये अपना क्या था,
बिल्डिंग से संबंधित जो भी था ये सब आराम से अपन ने समझा। जो अपना भवन होता है उसका वर्गीकरण, उसमें क्या क्या बनी चीज होती है। एक आपको छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि भवन निर्माण के टाइम किस प्रकार के अज्वलनशील तत्व काम में लेने चाहिए। कौन से लेने चाहिए, मैं आपको देखो शुरू में जो पेज है उस पर बताता हूं। यहां पे अपन स्टार्ट करते हैं। देखो अपने ध्यान रखना है कि भवनों के अंदर अज्वलनशील पदार्थ या सामग्री काम में लेनी है। अज्वलनशील सामग्री काम में लेनी है, ठीक है। अज्वलनशील सामग्री क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी सामग्री या ऐसे पदार्थ जो 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक न तो जले न जलने वाली वाष्प या उष्मा पैदा करे, तो वो क्या कहलाते हैं, अज्वलनशील सामग्री कहलाते हैं, ठीक है। नॉट फ्लेमेबल मटेरियल, ये ध्यान रखना। 750 डिग्री तक ऐसे क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं, तो इस चीज का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन से पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक न तो जलते हैं न जलने वाली वाष्प छोड़ते हैं, अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आगे अपन अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।